हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रुचिका साइंस एकेडमी। मैं रुचिका, आप लोगों की साइंस टीचर। जैसा कि हम लोगों ने 10th क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं वो उसकी सीरीज स्टार्ट करी है। हम एक एक करके सभी चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे। तो आज भी हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं या फिर जिनके आने के चांसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स वाइग्रेसली विद कोल्ड वाटर। कोई एलिमेंट है ए, वो कोल्ड वाटर के साथ विग्रेसली रिएक्ट करता है, मतलब तेजी से रिएक्ट करता है। एंड प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड एक्स। मतलब क्या कहा हुआ इसमें, जो एक्स ए है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड देता है जिसका जो है एक्स, विच कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय क्लोर एल्कालाई प्रोसेस। मतलब ये जो एक्स कंपाउंड बन रहा है ना, ये क्लोर एल्कालाई प्रोसेस से भी बनता है। फिर क्या कह रखा है, द मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 40 यू। आपको इस जो एक्स कंपाउंड है ना, इसका मास दे रखा है 40 ग्राम या 40 यू। व्हेन एक्स रिएक्ट्स विद मेटल जिंक, जब ये एक्स है ना वो जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, अ कंपाउंड वाई इज प्रोड्यूस्ड। कोई कंपाउंड वाई बनता है। अलॉन्ग विद अ गैस जेड, एक जेड गैस बनती है साथ में, विच बर्न्स विद पॉप साउंड। ये तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। कौन सी गैस होती है जो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, मतलब जब हम बर्न करते हैं तो पॉप साउंड होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। तो हम लोगों को यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो जेड है ना वो हाइड्रोजन है। ठीक है, पॉप साउंड से हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। और और क्या आइडिया लग रहा है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से कौन क्या बनता है, याद करो, NaOH। तो हमारा X जो है वो तो हो गया हमारा NaOH। ये हिंट मिला है हमें। और दूसरा पॉइंट क्या क्लियर करता है, द मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 40 यू। इसका मास दे रखा है 40 ग्राम। अब हमें पता है NaOH का मास भी 40 है और ये क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस से भी बनता है, तो ये जो X है ना वो तो NaOH हो गया। तो A क्या होगा, क्या रिएक्ट करेंगे हम H2O के साथ, जो NaOH बनेगा सोडियम। ये पता चल गया हमें कि जो A है वो है हमारा सोडियम। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaOH। और जब इस NaOH की रिएक्शन, ये NaOH हम लोगों ने वापस लिया, इसकी रिएक्शन अगर हम जिंक से कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है, साथ में जो वाई बनेगा वो क्या होता है, सोडियम जिंकेट। क्या फॉर्मूला होता है सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2। ठीक है, ये होता है हमारा सोडियम जिंकेट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। हमें बताना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। देखो एक्स तो हमारा हो गया NaOH, वाई क्या हो गया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और जेड कौन सी गैस है हमारी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से रिएक्शन वाले। सिंपल था, एक दो बार पढ़ के देखो इसको, आपको हिंट क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से कौन सा बनता है, NaOH। 40 ग्राम मास है तो हमें पर कंफर्म हो गया कि NaOH ही है। तो ए क्या हो गया, सोडियम। फिर NaOH की रिएक्शन जिंक से कराई तो सोडियम जिंकेट बनता है, ये भी हमें पता है, और जो गैस होगी वो होगी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ मेटल कार्बोनेट ए ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस अ बेसिक कंपाउंड बी एंड अ गैस सी। मतलब कोई मेटल कार्बोनेट है हमारे पास ए, उसको हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनता है, बी प्लस सी। सी कोई गैस है और साथ में बी निकलता है, जो क्या करता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। फिर क्या कह रखा है, द मेटल कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन। मतलब ये जो ए था ना ये वापस ऑब्टेन हो जाएगा कब, अगेन बाय पासिंग गैस सी। जब हम सी को पास करेंगे ओवर कंपाउंड डी, जब हम ये जो सी बना इसकी रिएक्शन वापस डी के साथ कराएंगे तो हम लोगों को वापस ये मिल जाएगा जो हमने लिया था मेटल कार्बोनेट, वापस हम लोगों को ए मिल गया। फिर क्या कह रखा है, ऑन पासिंग क्लोरीन गैस ओवर कंपाउंड डी। मतलब ये जो डी है उसमें से अगर हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या मिलेगा, ई ऑब्टेन होगा। E is obtained which is used in disinfecting drinking water। मतलब ये जो E बनाना ये डिसइंफेक्टिंग में यूज होता है, मतलब ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। यही हम लोगों को दे रखा है। अब देखो कुछ हिंट दे रखा है क्या आप लोगों को, यहाँ क्या दे रखा है, दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब देखो लाइम वाटर को मिल्की कौन बनाता है, सोचो, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। तो हमें ये पता चल गया जो ए है ना हमारा वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट।
इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को पता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस साथ में रिलीज होती है। तो हमें ये पता चल गया बी तो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और जो सी है वो क्या है, CO2। फिर क्या कह रहा है, सी की रिएक्शन डी से कराएंगे, मतलब CO2 की रिएक्शन हम किसी डी कंपाउंड से कराएंगे तो वापस ए मिल जाएगा जो हम लोगों ने लिया था, मतलब वापस क्या मिल गया हमें, CaCO3। अब हमें ये पता लगाना है कि ये डी क्या है। सोचो CO2 की रिएक्शन आप किससे कराओगे कि हमें वापस CaCO3 मिल गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम CO2 की रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो ये आ गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों को पता चल गई। अब डी लेना है वापस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करानी है Cl2 क्लोरीन गैस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, E। और E क्या है, एक कोई ब्लीचिंग एजेंट है। अब इसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराते तो क्या मिलता है हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अब हमें ये हिंट लग गया कि ये हो सकता है, और साथ में दे भी रखा है कि वो एक ब्लीचिंग एजेंट है। हम लोगों को पता है जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है वो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो ये सारी रिएक्शंस थी। हमें हिंट देख के पता लगाना है कि वो क्या हो सकता है। हमें ये पता, लाइम वाटर को मिल्की कौन बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको डिकम्पोज करने पे बनता है CaO और CO2। फिर CO2 की रिएक्शन हमने किसके साथ कराओगे कि वापस CaCO3 मिल जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH2 के साथ। फिर हमें मिल गया CaCO3। अब हमें वापस CaOH2 लेना है, उसकी रिएक्शन Cl2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो हम लोगों को पता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, मतलब आप हिंट देखते जाओ क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, पहले एक रफ इस तरह से बना लो कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। फिर जो जो हिंट क्वेश्चन में दे रखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस लिखने की कोशिश करो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को आ जाएगी आसानी से। नेक्स्ट है हमारा, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी। कोई कंपाउंड बन रहा है ए और बी, जो दो एटम है उससे मिलके, और क्या कह रखा है, ए लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो ए एटम है ना हमारा वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो बी है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अब इससे आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सा एटम होगा वो। इसके दो तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए एंड बी के जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, या कौन सा होगा। देखो किस तरह से पता लगाओगे आप, पहले तो देख वो लिख लो चीजें जो आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है। दो एटम है ए और बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। क्या कह रखा है, ए लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ए है जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा इस तरह से, और जो बी है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कब करेगा, जब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो एक को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इसके पास कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखो, ए 2 लूज कर रहा है और बी 1 गेन कर रहा है। इसके पास 7 है, इसने 1 गेन करा, और ऐसे 2 भी होंगे तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 गेन होंगे। देखो ये ए है, ये बी है, सॉरी, ए की वैलेंसी कितनी है, 2, ये हम लोगों को दे रखा है, और बी की कितनी वैलेंसी है, 1। तो हमें कोई केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो हम किस तरह से बनाते हैं, ऐसे। तो क्या बन गया हमारा, AB2, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बन गया। और पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या फिर शेयरिंग हो रही है। साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, ट्रांसफर किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड हुआ हमारा वो कौन सा हुआ, आयनिक। कोवलेंट में तो क्या होता है, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयर करते हैं आपस में। और जो आयनिक बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अब इसमें ए से बी पे जा रहे हैं, ए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसकी वैलेंसी 2 है, और बी 1 को गेन कर रहा है, इसकी 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB2, ये हमारा आ गया केमिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल बताना हो तो क्या बना सकते हो आप, MgCl2। Mg की वैलेंसी 2 होती है और Cl की 1 होती है, और 2 क्लोरीन है, तो क्या बन गया, MgCl2।
इस तरह से बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका हम लोग। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है इसका, सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी। वही जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देख ही लिया, वही है, फिर से बता देती हूँ। केमिकल फॉर्मूला बताना है हमें, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, वही ये ए है ये बी है। ए की वैलेंसी क्या है, मतलब ए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी है 2। और इसी तरह से जो बी है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या है 1। कोई भी हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बी को इससे, तो क्या हो गया A1 B2। क्या बन गया A1 B2, या फिर आप सीधा लिख सकते हो AB2। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। ये पूछ रखा था हमसे क्वेश्चन में। और जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में बन रहा है इसलिए ये होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। वाई, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है खाली मोल्टन स्टेट में, मतलब एक्वस स्टेट में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे आयंस होते हैं ना, वो कॉमन सॉल्ट क्या होता है हमारा NaCl, तो आयंस कौन से बनते हैं उससे, Na+ और Cl-। आयंस होते हैं जो मोल्टन स्टेट में वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, कोई फ्री आयंस होंगे मूव करने के लिए तभी तो होगी। तो जो मोल्टन स्टेट होती है हमारी एक्वस कंडीशन होती है, उसमें जो Na+ और Cl- आयंस होते हैं ना वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। और जो सॉलिड स्टेट वाली कंडीशन है उसमें वो आयंस फ्री नहीं होती, क्योंकि फिक्स जो पैक स्ट्रक्चर होती है, तब वो आयंस हैं वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ये एक बार सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए लिख रखा है। बिकॉज जो आयंस है Na+ और Cl- आर फ्री टू मूव इन मोल्टन स्टेट, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए मोल्टन स्टेट में, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड स्टेट में एकदम पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, जो आयंस है ना वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते, इसलिए तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, खाली मोल्टन स्टेट में ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट होता है जो सोडियम क्लोराइड का, वो ज्यादा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो NaCl है वो आयनिक कंपाउंड है एक। NaCl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, और जो आयनिक बॉन्ड होता है ना उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है ना वो बहुत ज्यादा है। तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ना हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा एनर्जी देने के बाद मेल्ट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना NaCl का वो ज्यादा होता है। देखो, बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड, मतलब NaCl के बीच में जो आयनिक बॉन्ड होता है आयनिक कंपाउंड, देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना ये बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मोर एनर्जी, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। मेल्ट कब होती है कोई चीज, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो वो मेल्ट होना शुरू होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग होता है, आयनिक बॉन्ड है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोगों से, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन। कोई रिएक्शन दे रखी है हम लोगों को, उसमें हमें बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। क्या रिएक्शन है, MnO2 रिएक्ट करता है 4HCl के साथ और क्या बनता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस हो और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, मतलब जो जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन में देखते हैं हम रिडक्शन किसका हो रहा है। देखो MnO2 को देखो, MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2 में। इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन। ठीक है, और HCl का क्या हो रहा है, इसमें जो है ना वो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। और हम लोगों से पूछा क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन हो रहा हो,
अब इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हुआ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हुआ HCl रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा हुआ है तो कौन सा हुआ हमारा MnO2। ठीक है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी रिएक्शन आप लोगों को दे देंगे कि पूछ लेंगे इसमें से रिडक्शन किसका हो रहा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बस आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता लगाना आना चाहिए। एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो वो तो हो गया ऑक्सीडेशन, और रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का वो हो गया रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा MnO2। नेक्स्ट है द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अब पिछले में तो हमें बताना था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इसमें हमें बताना है कि रिड्यूस्ड को रिडक्शन किसका हो रहा है। देखो क्या दे रखा है हम लोगों को, H2S रिएक्ट करता है Br2 के साथ और क्या बनता है 2HBr+S। अब देखो इसमें से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। पहले हम लोग H2S का देखते हैं। अब देखो H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, S में। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। हाइड्रोजन का कम होना क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो H2S का तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब Br2 का देखो, Br2 से क्या बन रहा है हमारा HBr। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऐड होना कहलाता है हमारा रिडक्शन। तो हम लोगों से पूछा भी क्या हुआ है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड क्या हो रहा है हमारा Br2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा Br2। बस दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन और मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना, वो तो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है Br2 का, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड होना मतलब रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये तो क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आप लोग। तो इसका आंसर हो गया हमारा Br2। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन नॉर C4 नेगेटिव अनायन। मतलब जो कार्बन का एटम है ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऐसा क्यों होता है ये पूछा हुआ है हमसे। बट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स, और जो कार्बन है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, उसका क्या रीजन है। देखो हम सबको ये पता है कि जो हमारा कार्बन होता है ना वो क्या होता है टेट्रावेलेंट। मतलब उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4, 2, 3 और 4। तो वो कह सकते हैं हमारे पास जो कार्बन है उसमें प्रोटॉन्स का नंबर कितना है 6, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 6। नॉर्मली क्या कर रखा है, जो 6 प्रोटॉन्स है ना उन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है। 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रखा है। अगर इफ इन केस कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा, अगर जब कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर ले तब क्या होगा, प्रोटॉन तो फिर भी 6 ही रहेंगे पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे 10। देखो हुआ क्या, जो पहले प्रोटॉन थे ना, पहले 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा था। अब क्या है, अब 6 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है। तो ये मुश्किल हो गया, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड कर सकता है पर जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्बन है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन लूज करना चाहे 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, जो हमारा कार्बन है ना वो बहुत ही छोटा एटम है, स्मॉल एटम है। इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज कराना तो फिर भी समझ में आए कार्बन एनर्जी दे देगा। 2, 3, हमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इतनी एनर्जी कार्बन के पास होती नहीं है क्योंकि जो कार्बन है वो बहुत छोटा एटम होता है। इसलिए कार्बन जो है ना वो लूज भी नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का रीजन समझ में आ गया, गेन क्यों नहीं करता, क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए गेन नहीं करता कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को। और लूज इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, इतनी कार्बन के पास होती नहीं है। बाकी तीसरा क्या ऑप्शन बचा, शेयरिंग। तो जो हमारा कार्बन का एटम है वो क्या करता है,
शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है हमारा वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाता है। वो कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा ट्रांसफर करके, क्योंकि वो ना तो गेन कर सकता है ना ही लूज कर सकता है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचा शेयरिंग का। तो शेयरिंग से बनते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ये रीजन था इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाई डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई क्यों होता है, इसका रीजन देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी सीबीएसई के एग्जाम में आ रखा है, 2015 या 16 में कोई एग्जाम में आ रखा है ये, ठीक है। देखो कैसे बताएंगे हम लोग। डायमंड की स्ट्रक्चर होती है ना, वो किस तरह से होती है, जो एक कार्बन का एटम है ना वो बाकी 4 कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ है। हर कार्बन का एटम आगे 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ। अब जैसे ये कार्बन का एटम है, ये एक इससे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से, एक तीसरे से, एक चौथे से। ऐसे ये जो कार्बन एटम है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, मतलब इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। या आप कह सकते हो इसकी रिजिड स्ट्रक्चर होती है। और हम लोगों को ये पता है कि जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हर एक कार्बन ने 4 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, मतलब बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है इसकी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मोर एनर्जी रिक्वायर। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो डायमंड है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक कार्बन ने आगे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो इसका जो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए या फिर इन जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, हमें मोर एनर्जी रिक्वायर होती है। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है डायमंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट एलोट्रॉप होता है कार्बन का, वो गुड कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का? चलिए इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं। जो हमारा ग्रेफाइट है ना उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो एक कार्बन का एटम है ना वो बाकी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड फ्री रह गया, या कह सकते हो वन वन फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह गया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव करेगा, वही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। आप लोगों को जनरल फॉर्मूला दे रखा है CnH2n, इसका सेकंड मेंबर बताना है होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। हमें ये पता है जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें CH2 से डिफरेंस होता है। और ये जो CnH2n ये किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का, क्योंकि एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्काइन का CnH2n-2। तो ये जो CnH2n है वो है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, CnH2n। ये जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का। और होमोलोगस सीरीज क्या होती है? CH2 से डिफर करते हैं। जो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर पूछा हुआ है हम लोगों से, फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा? C2H4। और जो सेकंड मेंबर होगा होगा वो होगा हमारा C3H6। ये क्या हो गया? प्रोपीन। 3 कार्बन है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया C3H6, प्रोपीन। ये हो गया सेकंड मेंबर होमोलोगस सीरीज CnH2n का। नेक्स्ट है हमारा, गिव रिएक्शन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर। हम लोगों को रिएक्शन लिखनी है जब क्विक लाइम है ना, क्विक लाइम क्या होता है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। वो किस में ऐड होता है? वाटर में। मतलब क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमें वाटर के साथ लिखनी है। देखो क्या रिएक्शन बनेगी। ये ध्यान रखना, कई बार कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइम लिखा हुआ आ जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्विक लाइम कौन सा होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हम लोगों को करनी है वाटर के साथ। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकलेगी? हीट, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
सिंपल था, सिर्फ रिएक्शन ही लिखनी है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा फिर से, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड व्हेन आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब जिंक की रिएक्शन किससे कराते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो 30 मिनट्स बाद, आफ्टर 30 मिनट्स हमें कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा, ब्लू, कलरलेस, रेड या फिर ब्राउन। देखो, जिंक की रिएक्शन हमें करानी है कॉपर सल्फेट, हम लोगों को पता है कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ब्लू। अब ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, ZnSO4 और Cu। जो ZnSO4 होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, तो देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी, कलरलेस, ZnSO4 का कोई कलर नहीं होता, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर के, इनमें से कौन सा होगा कि जो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, बेसिक ऑक्साइड मेटल बनाता है कि नॉन मेटल, मेटल्स, जो मेटल होते हैं हमारे वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, नॉन मेटल, ठीक है। और अब ये देखो मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर सकते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑप्शंस में से देखो कौन है ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो रहा है, ऑक्टेट पूरा हो रहा है जिसका, ये तो नहीं करेगा, इसके भी 7 है तो ये गेन करना चाहेगा, ये भी नहीं करेगा। डी ऑप्शन देखो, इसके पास ये कौन सा 11 किसका होता है, सोडियम का, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी। अब देखो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल्स, मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया डी। ये कौन सा एटॉमिक नंबर 11 होता है हमारा, सोडियम का, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, ऑन एडिंग डाइल्यूट H2SO4, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मेटल X, मतलब हमें डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करवाई, कोई भी मेटल है X, फिर क्या कह रखा है, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, कोई गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। अब हम लोगों को इससे क्या आइडिया लगा, बर्निंग मैचस्टिक पास ले जाते हैं तो पॉप साउंड आती है, वो कौन सी गैस होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस। तो हम लोगों को इससे इतना पता चल गया कि जो गैस रिलीज हो रही है वो है हमारी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि बर्निंग कैंडल पास लेके गई है, बर्निंग मैचस्टिक। अब पूछा क्या हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल एक्स, ये वाला जो हमने एक्स मेटल लिया ये कौन सा होगा, चार ऑप्शन है, सोडियम, सल्फर, सिल्वर या फिर कॉपर। अब देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल एक्स, मतलब हमें ये पता है कि जो एक्स है ना वो मेटल है। अब देखो ये चारों मेटल दे रखे हैं क्या आप लोगों को, सल्फर को देखो, सल्फर तो नॉन मेटल होता है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पे कट गया, ठीक है। बाकी ये तीन ऑप्शन बचे, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, इन तीनों में से देखना है। अब देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है हाइड्रोजन से ऊपर कौन से आते हैं, वही डिस्प्लेस कर पाएगा, जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएंगे। अब देखो सिल्वर है, वो तो रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे आता है, तो वो तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता हाइड्रोजन को, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब कॉपर और सोडियम में देखो, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ऊपर कौन सा आता है हाइड्रोजन से, कॉपर भी नीचे आता है हाइड्रोजन के, ऊपर कौन सा आता है, सोडियम। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा, सोडियम, तो आंसर हो गया हमारा सोडियम। तो जो एक्स मेटल है वो है सोडियम, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए पूरी, ठीक है।